So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 2 of our topic Singularity, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that कि आप GATE and NET exams में अच्छा स्कोर कर सकें. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start today's lecture. So, basically, today we are going to see the pole, essential singularity, non-isolated singularity, singularity at infinity, and then we will solve the PYQ questions based upon the singularity. Basically, in lecture number 1, we have covered the singularity and the removable singularity, and now we will cover the pole. Okay, so write on the heading. The first heading of today's topic is pole. Okay, so इसमें लिखिए बेसिकली पोल होता क्या है. तो एक्चुअली पोल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फंक्शन के बारे में. जैसे कि कल हमने देखा था कि इन लॉरेंट सीरीज हमने क्या देखा था. कल हमने देखा था कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ z जो कि किस तरह का है. इट इज लाइक समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an टाइम्स z माइनस z नॉट की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n. अगर हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं तो इसमें ऐसे पार्ट्स जिनमें हमारे पास z की पावर पॉजिटिव होती है उनको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म. दीज आर कॉल्ड एज जनरल टर्म्स. एंड ऐसे पार्ट जिनमें हमारे पास z की पावर नेगेटिव होती है उनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म. दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल टर्म्स. सो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इस लॉरेंट सीरीज की हेल्प से हम लोग सिंगुलैरिटी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊं, अगर मैंने अपने फंक्शन में से प्रिंसिपल पार्ट को रिमूव कर दिया, मींस प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास जीरो हो गया और हमारे पास फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्ट ही आ रहा है, तो ऐसे केस में z इज इक्वल्स टू z नॉट हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाती है, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं. तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट हेडिंग पोल. तो इसमें लिखिए okay, so write down the definition of pole. If there are finite number of terms of principal part of the function f of z, then z is equals to z naught is called pole of the function. यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी की जगह पे कोई एक फिक्स नंबर ले लिया, लेट्स सपोज m, तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होगा जो कि एक फिक्स नंबर तक ही जा रहा है, दैट्स वाई जो हमारे पास z इज इक्वल टू z नॉट पॉइंट होता है, सो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ द फंक्शन. क्लियर. हम लोग इसको एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहा ओके, सो लेट्स सपोज कि मैंने एक एग्जांपल लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू इट इज 1 बाई z स्क्वायर. सपोज दिस इज द एग्जांपल. अगर मैं यहाँ पे अपने एग्जांपल को और अच्छा क्रिएट करना चाहूँ तो आई कैन राइट हियर sin z. okay, so now okay, so it is sin z by z square. So let's put the series of sin z. What is the series of sin z? It is actually z minus z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial minus and so on. It is a series of sin z and which is divided by z square. तो अगर मैं यहाँ पे z स्क्वायर से इसको डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा. दिस बिकम्स 1 by z minus it is z by 3 factorial plus z power 3 up by 5 factorial minus and so on. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कितने आते हैं जहाँ पे हमारे पास z की पावर नेगेटिव है.
प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, एंड जितने भी हमारे पास अदर पार्ट्स हैं सब में हमारे पास z की पावर्स पॉजिटिव आ रही है, मींस ऑल अदर पार्ट्स आर द जनरल टर्म्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट्स कितने आ रहे हैं, इट इज फाइनाइट। दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग z माइनस जीरो। सो z इज इक्वल्स टू जीरो इज द पोल ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। क्लियर? लेट्स सपोज इसको हम लोग ट्रिक्स की हेल्प से भी देखेंगे कि हम लोग ट्रिक्स की हेल्प से इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें लिखिए हाउ टू फाइंड द ऑर्डर। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऑर्डर फाइंड करना है किसी पोल का, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइट डाउन दिस, बेसिकली इफ bm is not equals to 0 but bm plus 1 bm plus 2 bm plus 3, इस तरह से अगर मैं अपने सीरीज के टर्म्स को बढ़ाता जाऊं और ये सब हमारे पास जीरो आ जाए। अब बेसिकली ये कैसे टर्म्स हैं, तो देखिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया था, फंक्शन हमने डिफाइन किया था लाइक दिस कि एक बार हमारे पास जनरल टर्म्स आएंगे, एक बार हमारे पास प्रिंसिपल टर्म्स आएंगे। तो प्रिंसिपल टर्म्स में से जो ये बी एन टर्म्स हैं, लेट्स सपोज कि मैंने इसको एक्सपेंड किया और इसे एक्सपेंड करने पर हमें कुछ टर्म्स मिले लाइक b1 b2 b3, इस तरह से मैं चलता गया और मुझे कोई टर्म मिला यहाँ पे bm। फिर मुझे कैसा टर्म मिलेगा bm प्लस 1, फिर मुझे मिलेगा bm प्लस 2 bm प्लस 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहता हूँ कि जब हम b1 से लेकर के चले और bm तक मैं पहुंचा, तो bm हमारे पास यहाँ तक की वैल्यूज को नॉन जीरो दे रहा है, बट उसके बाद जितने भी टर्म्स आ रहे हैं bm प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये सभी हमारे पास अगर जीरो हो जाए तो इस फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल टर्म होगा वो फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इस केस में हमें पोल मिलना चाहिए। सो वही केस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। लेट सपोज कि अगर मैंने कहा कि हमारे जो पास जो फंक्शन है f ऑफ z, उस f ऑफ z में bm हमारे पास नॉन जीरो आता है, बट उसके बाद आने वाले सभी टर्म्स अगर हमारे पास जीरो हो जाएंगे, देन इन दैट केस z इज इक्वल्स टू z नॉट is a pole of order m। तो उस केस में जो z नॉट होता था वो तो पोल तो होता था, बट किस ऑर्डर का, तो वो m ऑर्डर का ही हमारे पास पोल हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ दिस। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू, इट इज 1 बाई z स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास पहले से ही प्रिंसिपल पार्ट में गिवन है, एंड प्रिंसिपल पार्ट की जो पावर है वो हमारे पास 2 है। हमें फाइंड करना है कि इसकी पोल क्या होगी। तो पोल फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन z माइनस जीरो की पावर 2, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ सो z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। सो इट इज वेरी इजी। और अब हम इसके कुछ ट्रिक्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि हाउ टू चेक, जिस तरह से हमने रिमूवल सिंगुलैरिटी में देखा था, सेम इसमें भी हम लोग देखेंगे दैट हाउ टू चेक एनी पॉइंट इज अ पोल और नॉट। सो इसमें लिखिए बेसिकली अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z नॉट इज अ पोल ऑफ द फंक्शन f of z if the limit z tends to z naught of the function f of z is equals to infinity। अगर हमारे पास लिमिट की वैल्यू z इज इक्वल्स टू z नॉट पे इनफाइनाइट आती है, तब मैं बोलूंगा कि जो हमारे पास z नॉट पॉइंट है वो हमारे पास एक पोल होगा। क्लियर? सो ओके, सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल अगेन। लेट्स सपोज मेरे पास जो हमने फंक्शन लिया था f ऑफ z इज इक्वल्स टू sin z बाई z स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि इसमें हमारे पास कितनी सिंगुलैरिटीज आएंगी।
तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं सिंगुलैरिटीज। तो सिंगुलैरिटी फाइंड करना हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था कि हम लोग सिंगुलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास जो भी चीज डिनोमिनेटर में है मैं उसको जीरो के इक्वल पुट कर लूंगा। तो यहाँ से मेरे पास हो गया z square is equals to 0, which implies that z is equals to 0 is the singularity. क्लियर। अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमें सिंगुलैरिटी मिली है क्या ये एक पोल है। तो फॉर पोल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिमिट निकालेंगे z इज टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 एंड द फंक्शन इज बेसिकली साइन z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। यही था हमारे पास फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड z स्क्वायर इज ऑल्सो 0। सो बाई एच हॉस्पिटल रूल वी कैन राइट लिमिट z टेंस टू 0 cos z डिवाइडेड बाई 2z। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ सो cos 0 will be 1 and it is 2 times 0 so which means infinity। so yes, क्योंकि हमारे पास लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है which implies that z is equals to 0 is a pole of the function f of z। clear। so इसके हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि फाइंड पोल ऑफ द फंक्शन f of z is equals to e power z अपॉन z क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सिंगुलैरिटीज निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितनी सिंगुलैरिटीज आएंगी। सो सिंगुलैरिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है क्या z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास पोल होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट z टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन। सो इट बिकम्स लिमिट z टेंस टू 0 एंड द फंक्शन इज इट इज e पावर z अपॉन z क्यूब। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज e पावर 0 which is e power 0 divided by 0 का cube। so this becomes 1 divided by 0 and it is infinity। so yes, which implies that z is equals to 0 is a pole of the function f of z। clear। okay, so write down one more question। suppose मैंने एक फंक्शन लिया f of z is equals to it is z square divided by z square plus 1 and z square plus 2 पावर 4। हमने ये भी लिया। अब हमें फाइंड करना है कि हमारे पास पोल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम सिंगुलैरिटीज निकालेंगे। ओके, सो सिंगुलैरिटीज हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी यहाँ पर। सो व्हेन वी विल पुट अवर डिनोमिनेटर पार्ट टू बी 0 सो इट बिकम्स z स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो गया z प्लस आयोटा into z minus iota times this can be written as it is z square plus 2 power 4। okay, so it is not z square actually, or we can solve like this। okay, so let's try to solve this and this will be equals to 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, it becomes z is equals to minus iota and iota, and for this case when we'll solve this then we will get it is minus 2। that's why z will be here plus minus square root of minus 2। so I can write z is equals to plus minus iota root 2। यानी कि हमारे पास 4 केसेस आ रहे हैं। so the 4 cases will be z is equals to minus iota, iota, iota root 2 and minus iota root 2। 4 possibilities are there। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से तो हमारे पास जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, z इज इक्वल टू 0 इज द पोल एंड इट्स ऑर्डर विल बी 3। ये पावर हमारे पास 3 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में है जब अगर मैं इसको
यहाँ पे पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिमिट निकाल के आपको दिखाता हूँ माइनस आयोटा के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, तो हमारे पास हो जाएगा ये लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा, द फंक्शन इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 2 पावर 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आयोटा का स्क्वायर विच मीन्स इट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर मीन्स एक्चुअली आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई इट इज माइनस आयोटा प्लस आयोटा, then minus iota and then minus iota square plus 2 और 4. So minus iota plus minus cancel out हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0. So we will get actually -1 by 0 and it is infinity. Means whenever we get infinity, then in that case we will say, which implies that z is equals to minus iota is a pole of order 1 of the function f of z. So now it is your homework to find out that z is equals to iota, पॉजिटिव आयोटा रूट टू, नेगेटिव आयोटा रूट टू, क्या ये सब हमारे पास पोल्स होंगे हमारे पास फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स के लिए? सो यू हैव टू चेक दिस एंड क्लियरली अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि z प्लस आयोटा की पावर 1 है तो माइनस आयोटा की ऑर्डर हमारे पास 1 हो गई, z माइनस आयोटा की पावर भी 1 है, सो आयोटा की ऑर्डर हमारे पास 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इनकी यहाँ पे पावर 4 लगा हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ प्लस रूट आयोटा मीन्स इट इज आयोटा रूट टू या फिर माइनस आयोटा रूट टू, इनकी ऑर्डर हमारे पास क्लियरली 4 हो जाएगी बिकॉज पावर इज 4। ओके, तो इस तरह से हम चीज़ों को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सो राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, it is the essential singularity. Essential singularity. तो इसे भी हम लोग लॉरेंट सीरीज की हेल्प से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखिए, इफ देयर आर infinite number of terms, infinite number of terms in principal part, in principal part of the function f of z, then z is equals to z naught is called essential singularity. Essential singularity. ओके, सो इसे एक्चुअली हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और यू कैन से बेसिकली लिमिट पॉइंट, अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करता हूं, दैट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस of the function f of z is called essential singularity. Means limit point of zeros of the function will be essential singularity. For example, let's suppose कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इन दोनों डिफिनेशंस को मैं यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ कि ये दोनों डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, सो सपोज आई हैव टेकन एग्जांपल f of z is equals to sin 1 by z। ये मैंने एक फंक्शन लिया, अगर मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करता हूँ तो साइन ऑफ 1 by z को मैं लिख सकता हूँ 1 by z माइनस इट इज 1 by 3 फैक्टोरियल 1 by z क्यूब प्लस 1 by 5 फैक्टोरियल 1 by z पावर 5 माइनस एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस सीरीज को लिखता जाऊं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन अ प्रिंसिपल पार्ट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। यानी कि यहां से क्लियरली मैं कह सकता हूं विच एम्प्लाइज दैट
z इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो हर टर्म में मैं z माइनस जीरो, z माइनस जीरो, z माइनस जीरो लिख सकता हूँ. सो क्लियरली z इज इक्वल्स टू जीरो इज एन essential सिंगुलैरिटी. अच्छा, क्या मैं यहाँ पर इसे essential आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोल सकता हूँ? थिंक अबाउट इट. बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू जीरो एक पॉइंट है और इसके नेबरहुड में कोई भी अदर सिंगुलैरिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये जो सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड होगी. सो आई कैन ऑल्सो राइट इट इज essential isolated singularity, and definitely it is a part of isolated singularity. Okay, so this is the essential isolated singularity by the definition first. अब हम लोग देखते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन को कि मैं सेकंड डेफिनेशन को कैसे इसमें अप्लाई करूंगा. सपोज हमें एक फंक्शन है f of z इज इक्वल्स टू साइन वन बाई जेड, और हमसे डेफिनेशन नंबर सेकंड क्या बोल रहा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाते हैं, यानी कि हमको अपने जीरोस निकालते हैं अपने इस फंक्शन के लिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का जीरो निकालेंगे. सो फॉर जीरोस हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को जीरो के बराबर रख दीजिए. तो साइन वन बाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो, विच एम्प्लाइज दैट साइन ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल्स टू साइन एन पाई. यहां से मैं लिख सकता हूं वन बाई जेड इज इक्वल्स टू एन पाई, विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू वन बाई एन पाई. तो ये हमारे पास हो जाएंगे इट इज जीरोस ऑफ द फंक्शन. अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट निकालता हूँ, सो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ द जीरो, सो इट बिकम्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ वन बाई एन पाई. जैसे ही मैंने यहाँ पे इट इज इंफिनिटी रखा, सो वन बाई इंफिनिटी इट इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस जीरो will be the essential singularity of the function. So which implies that z is equals to 0 is the essential singularity. Clear? अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि फर्स्ट डेफिनेशन में भी मुझे z is equals to 0 ही हमारे पास essential singularity मिली थी, और यहाँ पे भी हमें z is equals to 0 ही मिला, which means our definitions are proved. Okay, so write down one more question. Let's suppose कि मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है f of z is equals to z times साइन ऑफ वन बाई जेड माइनस वन. और अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको इसेंशियल सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करनी है. इसेंशियल सिंगुलैरिटी you have to find. So I will say pause the video and try to find the essential singularity by yourself, then see the solution. Okay, so now I will solve the question. So first of all हमें क्या करना होगा, अगर मुझे essential singularity चाहिए तो मुझे जीरोस फाइंड आउट करना होगा. सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, जीरो, विच मीन्स जैसे ही मैंने अपने न्यूमरेटर को जीरो करा तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ वन बाई जेड माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, एंड इट इज ऑल्सो बेसिकली जेड टाइम्स. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर जेड है और एक नंबर साइन का है. तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ये कब पॉसिबल है, ये हमारे पास तभी पॉसिबल है जब हमारे पास या तो z की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर साइन ऑफ वन बाई जेड माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाए. तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, इट बिकम्स साइन वन बाई जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एन पाई. So which implies that it becomes 1 by z minus 1 is equals to n pi. Hence it is z minus 1 is equals to 1 by n pi. So z is equals to 1 by n pi plus 1. तो हमें यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई. तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गए हमारे पास जीरोस ऑफ द फंक्शन. और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो. तो अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी of 1 by n pi plus 1. So this becomes 1 upon infinity plus 1. So which is 0 plus 1, यानी कि 1. So this 1 will be our essential singularity. This 1 will be
द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्लियर? तो अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी है या फिर नहीं है। लेट्स सी। ओके, इसमें लिखिए अ सिंगुलैरिटी z is equals to z naught is called essential, is called essential singularity if the limit z tends to z naught of the function f of z does not exist। यानी कि अगर हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वो पॉइंट इसेंशियल सिंगुलैरिटी ही होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया था हम उसको लेके चलते हैं। हमने एक फंक्शन लिया था f ऑफ z इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/z और हमने अभी देखा था कि इसकी इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या आई थी हमारे पास। इसकी इसेंशियल सिंगुलैरिटी आई थी हमारे पास z इज इक्वल्स टू 0 इज द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो लेट्स चेक। मैं क्या करता हूँ, z टेंस टू 0 f ऑफ z, जैसे ही मैंने इसकी लिमिट वैल्यू रखी तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास, दिस बिकम्स लिमिट z टेंस टू 0 it is sine of 1/z, so this becomes sine of 1/0, that is sine of infinity। और क्योंकि हमें मालूम है कि जो साइन होता है वो एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होता है, मींस ये हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी देगा, दिस विल गिव अस +1 एंड दिस विल आल्सो गिव अस -1, यानी कि ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है। इट इज अ ऑसिलेटिंग वैल्यू और हमें मालूम है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो फिक्स होनी चाहिए, बट ये तो ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो लिमिट होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो इट इज डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? सो हेंस विच एम्प्लाइज दैट, बिकॉज कि हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 0 इज essential singularity, essential singularity of the function f of z। क्लियर? सो अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेटेड, ओके वेट स्टूडेंट्स, यस इट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्लियर? सो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था इट इज अबाउट द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में जो जो आपको ध्यान रखना है, जो की पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहला चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखना है इन द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इट इज कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होता है, प्रिंसिपल पार्ट वो जीरो होता है। एंड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाली z टेंस टू z नॉट पे फंक्शन की और वो हमारे पास एग्जिस्ट कर गया एंड उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तब मैं कहता हूं कि z इज इक्वल्स टू z नॉट इज द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एंड यहां पर एक डेफिनेशन और होती है कि अगर मैं अपने फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं और रीडिफाइन करने पर जो भी उसकी सिंगुलैरिटी है अगर वो रिमूव हो जाती है, मींस अगर वो सिंगुलैरिटी रिमूव हो जाती है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, okay so in that case we will say it is a removable singularity। so now write down the next point, it is pole। so pole में हमें क्या ध्यान रखना होगा, पोल में सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं।
प्रिंसिपल पार्ट्स। एंड सेकेंड चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है वो ये है कि पोल में अगर मैं लिमिट वैल्यू निकालता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, तो इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। सो इस केस में मैं कहूंगा कि z इज इक्वल टू z नॉट इज द पोल ऑफ द फंक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो इसेंशियल सिंगुलैरिटी में हमें ध्यान रखना होगा सबसे फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल पार्ट्स वो इनफाइनाइट होते हैं। अगर ऐसा है देन वी विल से इट इज अ इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सेकेंड पॉइंट कि अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालता हूँ ऑफ जीरोस तो वो हमारे पास हमें इसेंशियल सिंगुलैरिटी ही दे देगा। एंड द थर्ड पॉइंट कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर लिमिट की फंक्शन की लिमिट निकालूंगा और वो अगर हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट, तब मैं बोलता हूं कि जो हमारे पास z इज इक्वल टू z नॉट पॉइंट है, इट इज द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ओके, सो नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग। और बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे बताया है इसका यूज हम लोग PYQ सॉल्व करने में बहुत ज्यादा करेंगे, स्पेशली दिस property. These properties are very very important for solving the PYQ questions. Okay, so now write on the next heading, non-singular या फिर non isolated singularity. So it is clear from the name also कि अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलर पॉइंट मिल जाए, या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे किसी पॉइंट के नेबरहुड में एक से ज़्यादा हमारे पास क्या मिल जाते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसमें लिखिए अ सिंगुलैरिटी at z is equals to z naught of the function f of z is called non-isolated singularity, non-isolated singularity if every neighborhood, if every neighborhood of z naught contains at least one singular point, or you can say one singularity of the function f of z other than z naught। यानी कि z नॉट तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट था ही। अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास कोई डोमेन D है और इस डोमेन D में मैंने एक पॉइंट लिया z नॉट, और इस z नॉट का अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड ले लूँ, लेट सपोज कि मैंने कोई नेबरहुड लिया लाइक दिस, तो अगर इस z नॉट पॉइंट के अलावा, इस z नॉट पॉइंट के अलावा इसके नेबरहुड में मैंने कोई एक पॉइंट, मुझे मान लीजिए यहाँ मिल गया और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ z1, तो अगर z1 हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट होगा हमारे फंक्शन का, तब मैं बोलूंगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं मींस दिस विल बी द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी कि ये एक ऐसा सिंगुलैरिटी है जिसके आसपास और भी सिंगुलैरिटी होने की संभावना है। अगर मैं कहता कि मेरे पास एक सिंगुलैरिटी है जिसके आसपास कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, जो कि अलोन है, तो दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, बट इट इज नॉट आइसोलेटेड। यानी कि अगर मैं इस z नॉट का कोई भी यहाँ पे बनाता हूँ, लेट सपोज कि मैंने इसका एक नेबरहुड यहाँ बना लिया, या फिर मैंने इसका एक नेबरहुड यहाँ बना लिया, इसका मैंने कोई नेबरहुड लेट सपोज यहाँ बना लिया, कैसे भी अगर मैं यहाँ पे इसका नेबरहुड बनाता हूँ, तो इस नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा जो कि सिंगुलर पॉइंट होगा ही होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्लियर? सो इन दिस वे we will see the examples of it. So let's see the examples. Okay, so for example, suppose मैंने एक example लिया, it is write down, let's suppose f of z is equals to 1 upon
साइन ऑफ पाई बाई जेड, ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमसे ये बोला जा रहा है कि एट z इज इक्वल्स टू 0 पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी कि साइन ऑफ पाई बाई जेड विल बी इक्वल्स टू 0, सो विच मीन्स साइन पाई बाई जेड विल बी इक्वल्स टू साइन एन पाई। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाई जेड इज इक्वल्स टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई एन हमारे पास आ गया। तो एक्चुअली में जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई एन क्या है, इट इज सिंगुलैरिटी। और यहाँ पे एन क्या है मेरे पास, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर मैं यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटीज लिखूँ लाइक z इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा सो हमें मिलेगा 1, देन इट बिकम्स 1 बाई 2, देन इट बिकम्स 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा कि z इज इक्वल्स टू 1, मैंने एक पॉइंट लिया अपने किसी डोमेन D में, इट इज z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, और मैंने इसका कोई भी अगर एक नेबरहुड लिया तो इस नेबरहुड में मुझे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, लाइक 1 बाई 3 मिल सकता है मुझे, यहाँ पे 1 बाई 5 मिल सकता है, 1 बाई 2 मिल सकता है, कोई ना कोई पॉइंट हमेशा मिलेगा जो कि एक सिंगुलर पॉइंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड दी बेसिकली वेयर स्टूडेंट्स, ओके सो वेट, ओके अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊं सो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, जब हमारे पास n इन्फिनिटी पर टेंड होगा तो z की वैल्यू भी तो 0 पर टेंड हो जाएगी, यस और नो। और इसको मैं कुल नंबर लाइन से बताता हूँ तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और इस नंबर लाइन में यहाँ पे हमारे पास 0 है, दिस इज लेट्स सपोज इट इज़ 1, नाउ दिस विल बी 1 बाई 2, यहाँ कहीं होगा हमारे पास 1 बाई 3, इट विल बी अवर 1 बाई 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लेट्स सपोज, ओके सो आई हैव टू जूम दिस, यस अब देखिए, अगर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं इट इज़ 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, यहाँ पे 1 बाई 5, देन 1 बाई 6 एंड सो ऑन, इस तरह से मैं नंबर लेते जाऊँगा और इस तरह से अगर मैं चलता गया तब मैं 0 पर जाकर पहुँच जाऊँगा। यानी कि अब मैं ऐसा कौन सा नंबर चूज करूं जिसके नेबरहुड में हमारे पास हमेशा कोई ना कोई एक सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि मैंने z इज इक्वल टू 1 अगर चूज किया, तो अगर मैंने z इज इक्वल टू 1 चूज किया और लेट्स सपोज कि मैंने 1 के लिए कोई नेबरहुड ड्रॉ किया लाइक दिस, ओके सो अगर मैंने 1 के लिए एक नेबरहुड ड्रॉ किया लाइक दिस, अब देखिए 1 के केस में अगर मैंने जो नेबरहुड ड्रॉ किया है तो इस नेबरहुड में तो मेरे पास कोई अदर सिंगुलैरिटी आ ही नहीं रही है, देयर इज नो अदर सिंगुलैरिटीज, क्योंकि जितनी सिंगुलैरिटीज थी वो यहाँ पे हैं, दीज आर द सिंगुलैरिटी सिंगुलर पॉइंट्स। तो 1 के नेबरहुड में कोई सिंगुलैरिटी नहीं आ रही, इसका मतलब कि 1 क्या हो गया, 1 हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज 2 की, तो क्या मैं 2 को आइसोलेट बोलूंगा या फिर नॉन आइसोलेट बोलूंगा, लेट्स सी। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो मैं देख सकता हूं कि 2 के लिए भी मैं एक ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सकता हूं जिसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है जो कि सिंगुलर हो, यानी कि 2 भी हमारे पास क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सिमिलरली मैं 3 के लिए भी इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, 4 के लिए भी फाइंड कर सकता हूँ, 5 के लिए भी फाइंड कर सकता हूँ। बट अगर मैं इस तरह से चलता जाऊं और 0 के लिए अगर मैंने कोई भी नेबरहुड लिया तो उसके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई पॉइंट मुझे ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे 1/99 मिल सकता है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 1/9999 लाइक दिस कुछ भी मिल सकता है। तो इसका मतलब कि 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोई भी अगर मैं नेबरहुड लेता हूं तो उसके नेबरहुड में कोई ना कोई एक्स्ट्रा सिंगुलर पॉइंट जरूर मिल रहा है, विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 0
is non isolated singularity. क्लियर? और इसको फाइंड आउट करने का बेसिकली हमारे पास एक ट्रिक भी होता है, इसको हम लोग ट्रिक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मैं ट्रिक आप लोगों को लिखा देता हूँ. ओके, सो राइट डाउन द ट्रिक. ट्रिक क्या होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का? वो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? तो ये हमारे पास इक्वल होता है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल के. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर फंक्शन लिया था, मैं उसी फंक्शन की बात करता हूँ. सपोज कि मैंने जो फंक्शन लिया था इट इज 1/sin π/z. ओके, सो लेट्स सपोज मैंने फंक्शन लिया f of z इज इक्वल्स टू साइन, इट इज एक्चुअली 1/sin 1/sin π/z, और हमसे कहा जा रहा है कि मुझे इसके नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट्स निकालने हैं. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पोल निकालूंगा. तो पोल निकालने के लिए हमने सीखा है कि हम क्या करते हैं, अगर मुझे इसके पोल फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलैरिटी फाइंड करते हैं. सिंगुलैरिटी अभी हमने ऊपर निकाला था, तो हमारे पास आया था इट इज z इज इक्वल्स टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर. ये हमारे पास पॉइंट्स आए थे. तो यहाँ पे हमारे पास पोल क्या होगा, व्हाट शुड बी द पोल? तो पोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोल फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू z0 ऑफ द फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट आना चाहिए. अगर वो इनफाइनाइट आ गया देन z0 इज कॉल्ड द पोल. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट रखता हूँ अपने फंक्शन की. तो हमारे पास जो फंक्शन है इट इज 1/sin ऑफ π/z. ये हमारे पास फंक्शन है. अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैं z0 में कौन सा पॉइंट लूँ ताकि ये हमारे पास क्या आ जाए, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए. तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर 0 लिया, लाइक 1/0, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी. एंड तो ये हमारे पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा डेफिनेटली. और क्या ले सकता हूँ मैं? ओके, सो यस, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअली वी नीड हियर अ पॉइंट जो कि हमें यहाँ पर पोल को इन्फिनिटी दे दे. लाइक ओके, सी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे इन्फिनिटी चाहिए, यानी कि मुझे 1/0 चाहिए, और 1/0 मुझे कैसे मिल सकता है, साइन पाई. तो अगर मैं z की वैल्यू 1 लेता हूँ सपोज, तो मैं क्या रख सकता हूँ इसे, इट बिकम्स हियर इट इज 1/sin पाई, एंड sin पाई विल बी 0, दैट्स वाई 1/0 एंड हेंस इट इज इन्फिनिटी. यानी कि 1 हमारे पास एक पोल होगा विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 1 इज अ पोल. अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, सपोज इट इज ओके, सो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, हमें क्या निकालना है, पोल का लिमिट पॉइंट निकालना है. तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ, लेट सपोज दैट इज इक्वल्स टू 1/2 की, तो वो भी हमारे पास हम पोल आ जाएगा. अगर मैं बात करता हूँ z इज इक्वल्स टू 1/3 की, दैट इज ऑल्सो पोल. z इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू पोल. तो इस तरह से अगर मैं पोल्स निकालता गया, यानी कि इन जनरल मैं बोल सकता हूँ z इज इक्वल्स टू 1/n इज पोल फॉर द फंक्शन f ऑफ z. तो अगर मैं इस पोल की लिमिट पॉइंट निकालता हूँ, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज लिमिट पॉइंट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1/n. तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/infinity यानी कि 0. सो दिस 0 विल बी कॉल्ड एज नॉन आइसोलेटेड singularity. Clear? So in this way we can find our solutions. Okay, wait students. Yes, we will see more questions. Okay, so let's see one more example. Suppose मेरे पास given है f of z is equals to 1/sin z
माइनस कॉस जेड, हमें इसकी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ओके, सो सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, विच मीन्स दिस बिकम्स sin z equals to cos z, which implies that sin z divided by cos z is equals to 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे tan z is equals to 1। अगर मैंने यहाँ पे tan के टर्म्स में से कन्वर्ट किया, so it can be written as tan z is equals to tan of n pi plus pi by 4। so on comparing, z की वैल्यू हमारे पास आ गई n pi plus pi by 4। ये सभी पॉइंट्स जहाँ पे n हमारे पास इंटीजर से आएगा, ये हमारे पास पोल बन जाएंगे हमारे फंक्शन के लिए। एंड अगर मैं अब लिमिट पॉइंट निकालना चाहूँ कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n pi plus pi by 4। okay, so wait students, it is, yes, so this becomes infinity plus pi 4, which means clearly it is infinity। so this infinity will be our point, यानी कि हम ये कह सकते हैं which implies that z is equals to infinity is non isolated singularity, it is non isolated singularity। clear? so now write down the next heading, and which is a very important heading for our PYQ series, it is singularity at infinity, कि infinity पर हमारे पास singularity क्या होती है। ओके, सो इसमें लिखिए the behavior of the function f of z at z is equals to infinity is similar to the behavior of the function f of z। बेसिकली f of z था, तो मैं क्या करता हूँ, इसे f of 1 by z में कन्वर्ट कर दूंगा। सो f of 1 by z at z is equals to 0, यानी कि अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि z is f of z at z is equals to infinity पर पोल देगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी देगा या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी देगा, तो इसको निकालने के बजाय अगर मैं क्या निकाल दूं, f of 1 by z at z is equals to 0, तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही सेम रिजल्ट इसका भी आ जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर बिहेवियर देता है हमारे पास। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको लिख लीजिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, बेसिकली इफ अ फंक्शन हैज removable singularity, if a function has removable singularity at z is equals to infinity, then the function will be constant always। अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी देता है at z is equals to infinity, then that function will be always constant। point number 2, it is also very important point for our PYQ series। इसमें लिखिए कि if a point, basically if a function has pole at infinity of order k, then the function f dash z, अगर मैं f of x का एक्चुअली क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिया था f of z और मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया, then f dash z has a pole at infinity of order, बेसिकली एक ऑर्डर कम हो जाता है, सो इट बिकम्स k minus 1। कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f of z है और उसके पास पोल है इन्फिनिटी पर
के ऑर्डर का, देन एफ डैश जेड के पास भी पोल होगा इन्फिनिटी पर, बट उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाता है, विच इज के माइनस वन। और इसमें ही एक पॉइंट और होता है, एंड एफ ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल, एफ ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर के। तो इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एट जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड, और z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर हमें इसका बिहेवियर चेक करना है। ओके, सो लेट्स सपोज कि अगर मैंने कहा कि मुझे z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर बिहेवियर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं f ऑफ वन बाई जेड निकालूंगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर, और मैं z इज इक्वल्स टू जीरो पर इसकी बिहेवियर चेक करूंगा। तो अगर मैं देखूं, सो एट z इज इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं देखता हूं z इज इक्वल्स टू जीरो के लिए, सो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रही है, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू जीरो ऑफ द फंक्शन बिकम्स लिमिट z टेंड्स टू जीरो वन बाई जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि इन्फिनिटी आ रही है, विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू जीरो इज अ पोल फॉर f ऑफ वन बाई जेड। और क्योंकि हमारे पास ये चीज सिमिलर होता है, यानी कि ये एम्प्लाई करेगा कि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज अ पोल फॉर f ऑफ z। क्लियर, यही हमारे पास डेफिनेशन बोलता है कि अगर मुझे z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर अपने फंक्शन के लिए पोल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, f ऑफ वन बाई जेड के लिए जीरो पर चीज निकाल लूंगा, और वही सेम चीज हमारे पास इन्फिनिटी के लिए भी अप्लाई हो जाती है। सो अब हम देखते हैं कि क्या हम इसमें अपने इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो हमने सेकंड रिजल्ट लिखा था। व्हाट इज द सेकंड रिजल्ट? सेकंड रिजल्ट बोलता है कि अगर हमारे पास फंक्शन का एक पोल है इन्फिनिटी पर, जो कि के ऑर्डर का है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो z इज इक्वल टू जीरो का ऑर्डर क्या था, दिस ऑर्डर इज टू, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि f ऑफ z हैज पोल एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ ऑर्डर टू, ये हमारे पास है। नाउ अगर मैं पूछूं कि f डैश z हमारे पास क्या हो जाएगा, सो इट बिकम्स टू जेड, एंड f डैश z के लिए अगर मुझे क्या चाहिए, हमें इन्फिनिटी पर बातें करनी है f डैश z के लिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले f डैश वन बाई जेड निकालूंगा, दिस बिकम्स टू बाई जेड एट z इज इक्वल्स टू जीरो, एंड डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लिमिट z टेंड्स टू जीरो, f डैश वन बाई जेड की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, विच एम्प्लाइज दैट कि z इज इक्वल्स टू जीरो इज अ पोल फॉर आवर फंक्शन f डैश वन बाई जेड। तो ये एम्प्लाई करता है कि z इज इक्वल्स टू जीरो इज अ पोल फॉर f ऑफ z, मीन्स एक्चुअली इट इज f डैश z। और मैं यहाँ पे इसकी ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है वन, क्योंकि पावर वन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली सिमिलरली इसका भी ऑर्डर हमारे पास वन हो जाएगा। तो देखिए अब मैं अपने रिजल्ट को अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक जब हम f ऑफ x की बात कर रहे थे तो उसका ऑर्डर टू था, बट जैसे ही मैंने f डैश z की बात की तो उसका ऑर्डर टू से घट करके हमारे पास क्या हो गया, इट इज वन, यानी कि अगर इसका ऑर्डर को मैं k मानूंगा, सो दिस ऑर्डर विल बी k माइनस वन। और डेफिनेटली पॉलिनोमियल भी हमारे पास सेम होगा, देखिए जैसे कि हमारे पास रिजल्ट में था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि जो भी एफ जेड होगा वो पॉलिनोमियल के ऑर्डर का होगा। नाउ लेट्स सी, अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ जेड की बात करते हैं, यस यहाँ पे एफ ऑफ जेड के पास पोल है ऑफ ऑर्डर टू, तो एफ ऑफ जेड कैसा था, एफ ऑफ जेड भी हमारे पास ऑर्डर टू ही था, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि जितनी हमारे पास ऑर्डर आएगी उतनी ही हमारे पास डिग्री की पॉलिनोमियल भी आएगी। Okay, so this is the theory for today's lecture, and now we will see some PYQ questions of NET and GATE. Basically, similarly, I am trying to cover your 2013 to 2025 PYQs of NET and GATE. Okay, now let's solve question number one. See, जो भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है
हम लोग उसके थ्रू इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है? ओके, इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f of z is not defined at z is equals to a, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है f of z जो कि z is equals to a पर डिफाइंड नहीं है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे 1 अपॉन z माइनस a, वेयर z is not equals to a। अगर मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 1 रख दी तो फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। ओके, आगे हमसे क्या बोल रहा है? फिर ये कह रहा है कि बट लिमिट ऑफ f of z एग्जिस्ट। तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू a, f of z हमारे पास एग्जिस्ट कर जा रहा है, सो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो a पॉइंट होगा, यानी कि z इज इक्वल्स टू a इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है इट इज रिमूवेबल, और अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास पोल है, और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तब हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। बट क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि रिमूवेबल होगा। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, okay, essential singularity, removable singularity, yes it is a removable singularity, none of these, it is not the essential singularity। and अगर मैं यहाँ बात करूँ क्या ये isolated singularity है, so देखिए isolated singularity तो है बट isolated singularity भी 3 टाइप्स की होती है, removable, pole and essential। तो it is incorrect because हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है removable, so we will prefer this। okay, now question number 2 हमारे पास गिवन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है? इफ f of z is equals to this, then हमसे पूछ रहा है entire function, removable singularity, poles and essential singularities के बारे में पूछ रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगुलैरिटी निकाल लेते हैं। देखिए सिंगुलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट विल बी जीरो विच मीन्स e पावर z माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, सो e पावर z is equals to 1 which implies that e power z is equals to e power, it is 2n पाई आयोटा, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2n पाई आयोटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमें ये बताना है कि जो सिंगुलैरिटी है वो हमारे पास एक्चुअली में रिमूवेबल होगा या फिर पोल होगा या फिर इसेंशियल सिंगुलैरिटीज होगा, और हमें पॉइंट्स भी दे रखा है लाइक z इज इक्वल्स टू जीरो पर हमें बात करनी है। तो अगर मैं z इज इक्वल्स टू जीरो के लिए देखूं, ओके, सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो and the function is limit x, it is the limit z tends to 0 and the function is 1 upon e power z minus 1। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, बेसिकली दिस बिकम्स इट इज 1 अपॉन e पावर 0 माइनस 1, सो इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 0, सो इट इज इन्फिनिटी। तो 0 पॉइंट पर हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई वो इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि जो z इज इक्वल्स टू 0 है वो तो एक पोल बन रहा है। So in this case, it is not the essential singularity. It is not essential. तो z is equals to 0 तो हमारे पास पोल बन गया। आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास z की वैल्यू 2n पाई आयोटा है तो हमें प्रूफ करना है क्या ये रिमूवेबल होगा। सो लेट्स सी लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आयोटा of the function, the function is 1 upon e power z minus 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो लिमिट की वैल्यू मैं रखता हूँ अगर अपने फंक्शन में तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स 1 अपॉन e पावर 2n पाई आयोटा माइनस 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है विच इज 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 विच मीन्स इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ से भी पोल मिलेगा। So it is not the removable singularity. This is also incorrect. So see the third option. F has poles at z is equals to this with residue 1।
तो अब यहाँ पे हमसे एक नया टॉपिक के बारे में पूछा रहा है, रेसिड्यू, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस नाउ, क्योंकि रेसिड्यू हमारे पास सिमिलरिटी के बाद आता है, बट क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं तो इसमें ये पहले से ही है। अच्छा, ऑप्शन ए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि f इज एन इंटायर फंक्शन। तो इंटायर फंक्शन क्या होते हैं? इंटायर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही हमारे पास एनालिटिक होते हैं, यानी कि उसके लिए हमें कोई सिंगुलरिटी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। बट देखिए हमें तो सिंगुलरिटी मिल रही है, विच इज अ पोल, यानी कि इट इज नॉट अ इंटायर फंक्शन। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बट इसका रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, सो लेट्स सी रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए रेसिड्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। सो रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा ऑफ द फंक्शन f ऑफ z हमारे पास इक्वल होगा, और क्योंकि ये हमारे पास सिंपल पोल है, सो क्लियरली वी विल से इट इज लिमिट z टेंस टू 2n पाई आयोटा, देन z माइनस जो हमारे पास पॉइंट है यानी कि 2n पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन, एंड द फंक्शन इज f ऑफ z। एक तरीका तो ये होता है इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कभी भी सिंपल पोल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा हमारे पास एक सिंपल पोल है, तो कभी भी अगर मेरे पास एक सिंपल पोल आता है और जो फंक्शन है हमारे पास अगर वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, लाइक p ऑफ z अपॉन q ऑफ z, then in this case the residue at z is equals to z naught of the function defined as it is limit z tends to z naught, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, तो इसका हम लोग यहाँ यूज करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट z टेंस टू 2n पाई आयोटा, एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन, लेट्स सी, इट इज 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन, इट इज e पावर z माइनस 1। e पावर z माइनस 1 का अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डिफरेंशिएशन, इट इज e पावर z, so it becomes 1 upon e power 2n pi iota, so it is 1 by 1 equals to 1. See, the residue is 1, so option number C is correct. Clear? Now let's see the next question. It is question number 3. इस क्वेश्चन से हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एंड z इज इक्वल्स टू 0, हमें पता करना है क्या ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है, पोल है, या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट पॉइंट चेक कर लेता हूँ, दैट लिमिट z टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन क्या दे रहा है, this becomes limit z tends to 0 e power 1 by z, so it becomes e power। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट z टेंस टू e प्लस, सॉरी इट इज e माइनस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ, एंड e पावर 1 बाई z क्या हो जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे z से थोड़ा पहले चलता हूँ, सो इट विल बी अ नेगेटिव, सो इट बिकम्स e पावर 1 अपॉन, एंड इट इज अ नेगेटिव साइन विथ अ नेगेटिव साइन, यानी कि इट इज e पावर माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज 1 अपॉन e पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी विच मीन्स 0। और अगर मैं यहीं पे राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ विच मीन्स लिमिट z टेंस टू 0 प्लस e power 1 by z, so it becomes e power positive 1 by 0, so it is e power infinity, यानी कि यहाँ से infinity आ गया, so left hand limit is not equals to right hand limit, which implies that कि यहाँ पे जो limit है doesn't exist, limit does not exist, और जब कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाता है, essential singularity. So now let's see the options. See option number A,
an essential singularity. Yes, it is true. It is not a pole, not a removable singularity, none of these. So option number A is true. Now let's see the question second. सी इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमसे सिंपल पोल्स, पोल, पोल एंड रेसिड्यू, सो ओवरऑल हमसे यहाँ पर पोल्स की बातें की जा रही है. ओके, जो हमारे पास फंक्शन है पहले हम इसको लिख लेते हैं. इट इज गिवन टू मी दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर टाइम्स साइन पाई जेड. ये हमारे पास एक फंक्शन है. ओके, और हमसे यहाँ पे बात की जा रही है पोल की कि हमें z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल को चेक करना है. ओके, तो अगर मैं z इज इक्वल्स टू 0 पर देखूं, सो z इज इक्वल्स टू 0 पर जो हमारे पास साइन पाई z होगा ये पाई z के इक्वल होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन ऑफ 0 क्या होता है, साइन 0 हमारे पास 0 ही होगा. यानी कि जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ जब हमारे पास x कहाँ टेंड कर रहा हो, 0 पर टेंड कर रहा हो. सो इन दिस केस आई कैन रीडिफाइन अवर फंक्शन, लाइक हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर टाइम्स पाई जेड. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन आ गया इट इज कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब इज द फंक्शन. यहाँ से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कौन कौन सी सिंगुलरिटीज आएंगी. अगर मैं अपने डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल्स टू 0 रखूँ, सो z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास सिंगुलरिटी आ जाएगी. तो क्या z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास पोल होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पोल के बारे में बात की जा रही है. लेट्स सी, हम क्या करते हैं, लिमिट निकालेंगे. लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन, ये हो गया मेरे पास लिमिट z टेंड्स टू 0 एंड द फंक्शन इज cos पाई z डिवाइडेड बाई z क्यूब. तो इसको अगर मैं रखता हूँ इट बिकम्स 1/0 क्यूब एंड इट इज 1/0 विच मीन्स इन्फिनिटी. सो यस, क्योंकि हमें इन्फिनिटी मिल रहा है लिमिट की वैल्यू, विच एम्प्लाइज दैट कि z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल. बट अब बात आती है कि इसकी ऑर्डर क्या है, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारे पास 3 है, यानी कि इट इज ऑफ ऑर्डर 3. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. सो इट इज ऑफ ऑर्डर 2, नो, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑर्डर 3, यस इट इज करेक्ट. और इसमें हमसे बात अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल पोल. सिंपल पोल का मतलब होता है कि जब कभी भी हमारे पास पोल का ऑर्डर 1 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल. बट यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 3 है, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड अब यहाँ पे रेसिड्यू की बात की जा रही है, तो मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. लेट्स सी द फॉर्मूला. ओके, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल पोल आता है तो उस केस में तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. बट सपोज कि अगर मेरे पास सिंपल पोल ना आके उसकी कुछ ऑर्डर आ जाए, यानी कि अगर मुझे निकालना है रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल्स टू z नॉट, जहां पे z नॉट क्या है, z नॉट हमारे पास पोल है ऑफ ऑर्डर m. तो उस केस में रेसिड्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/m-1 का फैक्टोरियल टाइम्स लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, इट इज z माइनस z नॉट की पावर m. एंड एक्चुअली यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स का भी यूज करते हैं. ओके, सो राइट डाउन हियर इट इज d बाई डी जेड, और जो पावर होगी वो होगी m-1 ही, m-1th डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z नॉट की पावर m टाइम्स द फंक्शन f ऑफ z. बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेसिड्यू. तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं. हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो z इज इक्वल्स टू 0 पोल हमें मिला था ऑफ ऑर्डर 3, इसकी ऑर्डर हमारे पास 3 थी, तो हम लोग z इज इक्वल्स टू 0 के लिए रेसिड्यू निकालते हैं. सो इट बिकम्स रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 0 of the function, and the function is cos pi z divided by z cube. So this becomes 1 upon, because order is 3, so it is 3 minus 1 ka factorial. The limit z tends to 0, it is the second derivative with respect to z of the function, it is z minus 0 ka cube, and the function is cos pi z
अपॉन जेड क्यूब। तो जेड क्यूब से जेड क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मैं इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये बचेगा, इट इज ओनली कॉस पाई जेड, कॉस पाई जेड। तो कॉस पाई जेड का मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, इट बिकम्स 1/2 टाइम्स इट इज लिमिट z टेंड्स टू 0। तो अगर मैं cos पाई z का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ, इट बिकम्स माइनस साइन, इट इज माइनस पाई साइन पाई z, और साइन पाई z का फिर से करूंगा, सो इट बिकम्स पाई स्क्वायर cos पाई z। अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखूंगा, सो इट बिकम्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 एंड cos 0 will be 1, so it is 1, so the residue becomes minus pi square by 2. So let's see the answer. Yes, it is pi square by 3, but we get minus pi square by 2, which means option number 4 is also incorrect. Okay, now let's see the second question also. देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन है f of z is equals to sin रूट z अपॉन रूट z, और हमसे z is equals to 0 के बारे में बात कर रहा है, और हमें यहाँ पे सिंगुलैरिटी बतानी है, पोल रिमूवेबल ओनली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन साइन रूट z बाई रूट z, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, क्योंकि हमें मालूम है वी गॉट अ फॉर्मूला दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर सो दैट वी गेट दिस रिजल्ट, एंड इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। और कभी भी अगर मेरे पास लिमिट फाइनाइट आ जाती है, तो उस केस में जो z इज इक्वल्स टू 0 होगा इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, पोल इट इज नॉट, यस इट इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, 4 इज इनकरेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs कराऊंगा मैं, और CSIR नेट एंड गेट, बेसिकली CSIR नेट एंड गेट के PYQs में कराने वाला हूँ, एंड it is from 2013 to 2025. Okay, thank you.